आज हम ये पढ़े वही कि मोलर कंडक्टेंस से आगे मोलर कंडक्टेंस से आगे एक टॉपिक है और मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी सेम वर्ड है। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी सेम वर्ड है, डेल्टा है। ये हमने समझा था। मान लो किसी बच्चे को मोलर कंडक्टेंस पहले से याद नहीं है या वो क्लास नहीं ले पाया इस बारी की, तो उसको समझना है रिकॉर्डिंग देख के, फिर ये पक्का समझना आएगा, वरना फिलहाल कोशिश करनी है समझने की। अब सुनिए, देखो जैसे मैं समझाता हूं वैसे समझना है ना, कोई कसर नहीं छोड़नी है, जो ये समझना है। बहुत ही सिंपल रखूंगा मैं इसे, बहुत ही, और एकदम कंप्लीट। देखिए, मेरे पास एक मोल केसीएल है, वहीं से शुरू करेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट ज्यादा होता है, डिसोसिएट इजीली। जब मैं इसे नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर में रखता हूं, जैसे ये फिगर आप इसको समझ लेना, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर है। जैसे इसमें ये सॉल्यूशन 5 लीटर है और इसमें 1 मोल केसीएल है, कुछ इस तरीके से। मैंने वैल्यू भी लिख दी है ताकि इमेजिन हो जाए। तो मैं अगर केसीएल लूंगा, तो जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका नेचर होता है कि वो तेजी से टूटता है। बहुत स्लो वर्डिंग है मेरी, ध्यान दो, बहुत क्लियर और बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान देना। फिर भी ये टॉपिक खत्म होके मानेगा, चाहे मैं कितना भी स्लो बोलूंगा। 1 मोल केसीएल तेजी से टूटना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें टूट जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये तेजी से टूटता है और काफी लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट, ये वाला रेट फास्ट रहता है। बहुत एंड में जाके इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ऐसे में जो केसीएल हमने लिया होता है वो 95% तक ऑलरेडी टूट चुका होता है और 5% अनडिसोसिएट हो, 95% 5% बचा रहता है, बहुत कम बचा है, और 95% डिसोसिएट हो चुका है। ठीक, अब ये जो आयंस है ये सॉल्यूशन में, और जब मैं इस सॉल्यूशन में करंट पास करता हूं, तो क्योंकि सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूशन जितना ज्यादा करंट फ्लो करता है उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। कितनी आसानी से सॉल्यूशन करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट करंट को फ्लो करवाता है, और कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टेंस है। और अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो ये मोलर कंडक्टेंस है। ये थोड़ा समझा दिया मैंने ताकि समझ आए। अच्छा, 1 मोल केसीएल, ये सेंटेंस लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। 1 मोल केसीएल मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कब दे सकता है? होशियार नहीं बनना है ज्यादा, मेरे साथ साथ चलना है। 1 मोल केसीएल मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कब दे सकता है? जब ये
मैक्सिमम जितने आयन दे सकता हो, जब ये मैक्सिमम जितने आयन दे सकता हो दे दे ये हमारी लैंग्वेज में है। तो मैक्सिमम 1 मोल KCl कितने आयन दे सकता है? अगर ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए तो जितने मैक्सिमम दे सकता है वो दे देगा। और ये पूरी तरह डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहा है? और ये पूरी तरह डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अगर इक्विलिब्रियम को अटेन होने से रोक दिया जाए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को ही फास्ट रखा जाता और कुछ समय तक, तो ये 5% भी टूट चुका होता। तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन को स्टॉप कर दूं या मुश्किल कर दूं, तो ये 5% जो है वो भी टूट जाएगा फॉरवर्ड में। जिसके जो बात समझ में ना आई वो पूछ लीजिए, यहीं से रिलेटेड जो भी है ना। अब सुनिए, तो अगर मैं पानी ज्यादा ले लूं, जब मैं पानी ज्यादा ले लेता हूं, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे 20,000 लीटर या 2 लाख लीटर या 2 करोड़ लीटर, इतना इमेजिन है ये। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 2 करोड़ लीटर। अब मैं इसमें 1 मोल KCl डालता हूं, तो अब आपका फायदा ये होगा कि जो KCl है वो टूटने पर जो आयंस है वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। ये इसके लिए बहुत दूर जाने के लिए जगह है, इसके लिए बहुत दूर जाने के लिए जगह है। जब इनके बीच गैप बढ़ेगा ना, तो इनका दोबारा कंबाइन होना मुश्किल हो जाएगा। और आप इमेजिन कर लीजिए कि इनके बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पानी ज्यादा है, तो मान लीजिए कि ये एक बार अलग होते हैं तो दोबारा मिलते नहीं है। एक जापान चला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया समुद्र, तो रिमेनिंग KCl भी टूट जाएगा। तो ऐसे में आपको किसी को नहीं समझाना है, ऐसे आपको मेथड नहीं समझाना है कि तोड़ा कैसे गया, आपको रिजल्ट समझना है। रिजल्ट ये है कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, अब मैं लिखूंगा रिजल्ट, अब मैं ऊपर लिखता हूं ठीक से, तो ये जो है 0% बचा है और ये 100% टूट चुका है। तो इस समय क्या हो रहा है? देखो, इस समय 1 मोल KCl जितने मैक्सिमम आयन दे सकता था दे रहा है, और वो आयन भी काफी दूर दूर है, उनका फ्लो भी आसान है। तो इस समय 1 मोल KCl जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता था करवा रहा है। तो ये KCl की मैक्सिमम कंडक्टेंस है। 1 मोल KCl मैक्सिमम कितना आसान बना सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को, उसे कहते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आ रही मेरी बात समझ में? बताना है मुझे। यस, हाँ मैक्सिमम वाली ऐसा है, ये समझ लिया तुमने? पहले ये बताओ, मेरी बात का जवाब देना। पहले ये बताओ, ये समझ लिया कि ये 100% कैसे टूट रहा है? ये ज्यादा कैसे टूट गया? जो रिमेनिंग 5% था वो भी टूट गया, ये समझ लिया है ना? फिर समझाता हूं। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि तुमने वो 5% समझ लिया है। तो देखो, हाँ अब मैं समझा दूंगा। हाँ, डाइल्यूशन से
वो एक के समझ नहीं आया। ये तो हो गया कि टूटता है, मैक्सिमम कैसे तोड़ना। ऐसा मिट रहा है जबकि पेपर साफ मिटाता है। अच्छा सुनना, देखो जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होती है, अगर जैसे मैं ये सेंटेंस लिखता हूं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, तो जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होती है उसका दूसरा मीनिंग होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी इसे बोलते हैं। आगे ये आसान ही है, बस थोड़ा ये है कि मुझे डर लगता है इस बात से कि पीछे का कौन छोड़ के आया है, बस। इसका साइन डेल्टा नॉट एम है। हाँ तो ऐसा है, कंडक्टेंस का मतलब होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है कंडक्टेंस पे, एक सिंपल मीनिंग ये समझ लीजिए, कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना करंट फ्लो करवा रहा है। जब पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट जाता है तो वो पानी में करंट के फ्लो को आसान बनाता है, क्योंकि वो पानी में आयंस बनाता है। अगर वो पानी में आयंस बनाता है, कौन? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जितने ज्यादा आयन बनाएगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी कितने अच्छे से कंडक्ट होगी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आयन कौन से है। एक टॉपिक आता है आयनिक मोबिलिटी, कॉम्पिटिशन में आता है, आजकल तो वो भी नहीं आ रहे हैं, आजकल तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी आ जाती है। आयनिक यानी ये भी डिपेंड करता है आयन कौन से हैं। और कुछ ऐसे आयन होते हैं जो ज्यादा आसानी से पानी में चलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने ज्यादा आयन इलेक्ट्रोलाइट देगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अभी मैंने यहां पर 1 मोल केसीएल को पूरी तरह से डिसोसिएट करवा दिया था और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए पानी भी ज्यादा लिया हुआ था। तो 1 मोल केसीएल उस समय जितने आयन दे सकता था उतने दे रहा था, और वो आयन जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते थे करवाएंगे। तो उस समय जब 1 मोल केसीएल या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो जब एक, इसकी कई डेफिनेशन है। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है कि मोलर कंडक्टेंस जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट जाए, ये एकदम सिंपल है कि हम सब खुद ही समझते हैं कि हो क्या रहा है, तो हमने अपने तरीके से लिख लिया है। और एक ये है कि ये भाई इन सब के नोट्स दूंगा मैं, मेरे पास है, और मैं इस बार पक्का दूंगा। मोलर कंडक्टेंस जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूट जाते हैं, या मोलर कंडक्टेंस यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ही है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो, जब पानी बहुत ज्यादा डाला गया हो, ये मीनिंग लिखा है कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या हो रहा है। और एक ये है कि भाई मोलर कंडक्टेंस व्हेन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगी, कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगी। हुआ क्या है कि मोल तो एक ही था, कंसंट्रेशन होती क्या है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हुआ यह है कि मोल तो एक ही था मगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया था, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, बहुत। तो ऑलमोस्ट जीरो है वो, ऐसा लिखा है। तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होने से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाता है, तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, और उस समय वो पूरी तरह से जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है करवा रहा होता है। अब जरा इसे देखिए, ये एक इक्वेशन है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है। डिबे
हक्कल इक्वेशन ऐसे है, ये हुकल हक्कल होगा जो भी, पता नहीं मुझे। वो ये है कि अगर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस ए रूट सी, ये इक्वेशन है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है। इसमें आपको कोई गिल्टी फील करने की या शर्माने की जरूरत नहीं है, सबको डायरेक्ट याद करनी है। ये इक्वेशन काम ऐसे करती है कि जैसे अगर मान लो कि आपका रूट सी यानी आपकी कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम आएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। और इफ सी इंक्रीज, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, अगर ये इंक्रीज होती है तो ये एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोलाइट एक फिक्स वैल्यू देता है। इलेक्ट्रोलाइट बदलेगा तो ये बदलेगा, मगर जैसे केसीएल है तो केसीएल के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। लेट मी से ये 100 है तो ये 100 है, ऐसे ही ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी ये तो फिक्स है वैल्यू, अब आपका रूट सी जितना बड़ा होगा, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। अब आपका रूट सी जितना बड़ा आएगा यानी सी जितना बड़ा आएगा, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा है यानी कि पानी जितना कम है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज, वाटर डिक्रीज। तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कम है, तो आपका सी जितना बड़ा आएगा वो 100 को उतना ही छोटा बना देगा माइनस करके, तो आपकी मोलर कंडक्टेंस उतनी ही कम आएगी। हालांकि आप सी को जितना छोटा करेंगे, छोटा करके जीरो ले जा सकते हैं, जीरो कर देंगे तो आपकी वैल्यू 100 यानी मैक्सिमम आ गई, 100 लेट कर लिया है। अब आपकी वैल्यू अगर आपने सी बढ़ाया, कंसंट्रेशन बढ़ाई यानी पानी घटाया, तो घटेगी मोलर कंडक्टेंस। ऐसे ये इक्वेशन काम करती है, सी इंक्रीज वाटर डिक्रीज, डेल्टा एम ऑल्सो, डेल्टा एम विल डिक्रीज। अच्छा ये बताओ, यहां तक तो आया समझ में? गुड। ठीक है, खुशी चौधरी भी आई है, कई दिनों बाद आई है। अब सुनो अब हम इस पे आगे चलेंगे। ये बस काला ही होता जा रहा है। अरे तुम्हारे लिए मैं अपना हैंड की भी दाव पे लगा दूंगा, क्योंकि ये कल तो धुले गई, लेकिन नहीं, नो, थोड़ा सा मिटा के देखता हूँ ये कुछ साफ कर रहा है कि ज्यादा। ठंड हो गई ना, ठंड में ऐसे ही चलता है। बचपन इंक मार्कर नहीं गुजर रहा है ना, बचपन चल रहा है अभी मेरा। तुम्हें लगा तुम छोटे हो। देखो लेकिन सपोज कि मेरे पास एक दिन 1 मोल केसीएल है, फिर से देखो कई बार, कितनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं, फिर से मेरे पास 1 मोल केसीएल है तो जो 1 मोल केसीएल है, मुझे उसकी डेल्टा नॉट एम निकालना है। एक दिन मैं चला हूं ये करने तो इसके लिए मेरे को कंसंट्रेशन जीरो करनी होगी, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बहुत पानी चाहिए होता है, हर बार ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। सोचिए,
मैं 1 मोल KCl लेता हूँ, सुनना पूरा प्रोसेस, मैं 1 मोल KCl लेता हूँ, फिर बहुत बड़ा कंटेनर लेता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा पानी डालता हूँ ताकि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो, KCl पूरी तरह टूट जाए। फिर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करूंगा, कंडक्टेंस निकालूंगा। और अगर मैंने इतनी बड़ी कंडक्टिविटी सेल ले ली इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, तो उसे व्हीटस्टोन ब्रिज में फिट करना कितना मुश्किल है। तो यानी ये कठिन काम है कि मैं ऐसा नॉर्मली करूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके डेल्टा नॉट एम निकालूं, इसलिए मैथ का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ बनी इसलिए। अब मैथ कैसे काम करती है कि जैसे मैं मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में ग्राफ खींचूंगा, तो मैं मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच में ग्राफ खींचता हूं, तो ये ग्राफ ऐसा आता है जैसे इस कंसंट्रेशन पर ये कंसंट्रेशन है और उस समय मोलर कंडक्टेंस ये है। लेकिन यहां एक बात समझनी है तुम्हें, वो ये है कि अगर आप ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही काफी टूट चुका होता है। अगर आप ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी कर, मतलब जब पानी ज्यादा भी नहीं डालते हैं तभी टूट चुका होता है, यानी नॉर्मली वो ज्यादा ही टूटा हुआ होता है। यानी आप मान लेते हैं कि 90% टूटा हुआ है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन घटाता हूं, तो ये लाइन कंसंट्रेशन घटेगी तो लाइन लेफ्ट में जानी चाहिए, लेफ्ट सी डिक्रीज, ये सब लिखूंगा मैं, तुम चाहे कितना भी सो, और लाइन ऊपर भी जा रही है तो डेल्टा एम इंक्रीज। तो कंसंट्रेशन घटाने से यानी पानी डालने से और आयन बन रहे हैं और कंडक्टेंस ज्यादा आ रही है। तो जब लाइन चल रही है तो आप सोचिए कि बेशक आपको ये अंतर ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन सोचिए कि 90% तो पहले ही टूट चुका था। यानी KCl जितने इलेक्ट्रोलाइट देना चाहता था उतने में से 90% तो दे ही चुका था वो। यानी आप जो भी कर सकते हैं, यानी मोलर कंडक्टेंस आप जितनी भी बढ़ाना चाहते हैं, फिलहाल इतनी है, आप यहां पहुंच गए हैं, अभी हो सकता है यहां पहुंच जाए, आप ये जितनी भी बढ़ाना चाहते हैं ये आप बढ़ाएंगे 10% और 10% और बचा इलेक्ट्रोलाइट टूटने को, वो टूटेगा तो और आयन बनेंगे और वही आयन कंडक्टेंस बढ़ाएंगे। तो जो ये चेंज है ना, ये ग्राफ में बड़ा दिख रहा होगा मगर ये बड़ा है नहीं। अब वैल्यू जितनी आप गैप में लेंगे तो इतना ही ग्राफ बड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैं कंसंट्रेशन को यहां तक ले आता हूं, 0 के करीब, ये 0 है और 0 तो कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप अगर n को v से डिवाइड करेंगे तो v आप कितना भी बड़ा कर लीजिए 0 थोड़ी हो जाएगा। तो ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन स्टीपली आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा आयन बचे नहीं थे टूटने को। लेकिन सोचिए कि अगर मैं पीछे ही पड़ जाऊं कि मैं इस पे पहुंच चुका हूं, इस कंसंट्रेशन पर, अभी मैं इस कंसंट्रेशन पर हूं, अब मैं पीछे ही पड़ गया हूं कि मुझे कंसंट्रेशन 0 करनी है, लेकिन मैथमेटिकली वो 0 नहीं हो पाएगी, तो मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, मतलब साल 2 साल 10 साल पानी डालता रहूंगा, कंसंट्रेशन घटती रहेगी, मगर यहां लाइन आकर नहीं मिलेगी 0 पे। तो जब हमें पता है कि इतने दिन से लाइन सीधी जा रही है, और वैसे भी यहां से लेके यहां तक में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, क्योंकि 90% तो टूटा ही हुआ था, 10% और टूटा है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को 0 ना करूं और ऐसे ही मिला दूं, अभी थोड़ा मेरे को गैप करना पड़ेगा ताकि तुम्हें दिखे, मैं ये कह देता हूं कि अरे जब लाइन इतने दिनों से सीधी आ रही है तो यहां आके मिल जाएगी। अगर लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है तो आप समझिए कि ज्यादा अंतर नहीं है,
मतलब ये जो आप इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, ये कोई ज्यादा वैल्यू में फर्क नहीं है। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्राप्लोइटेशन। एक्स्ट्राप्लोएशन जो भी है ऑफ ग्राफ, तो ये यहां आके मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा नॉट एम आपकी तब निकलेगी, ये मैक्सिमम हो गई ना वैल्यू, इंटरसेप्ट हो गया है, तो ये जीरो कंसंट्रेट, तो ये आपने जबरदस्ती मिलाकर निकाली है। आ रही मेरी बात समझ में? फिर दूसरा निकालता हूं। ये पहले से भी कुछ याद होगा, जल्दी बता दो यार, फिर मैं चलूँ आगे, मेरे को भी पढ़ाने की जल्दी है, मैंने भी खाना खा रखा बहुत सारा। सुनो, ओके, यस सर, तुम उंगली पे लिखो, ऐसे उंगली पे रखो, ऐसे करा और पेस्ट मारा, और नो सर दूसरी उंगली पे। सुनो, क्लिप बोर्ड में कर लो तुम कॉपी पेस्ट। सुनो, लेकिन अगर मैं यही कोशिश करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये है समझने वाली बात, ये तो आती है सबके समझ में। यही कोशिश मैं वीक के लिए करता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो मान लीजिए हम यहां हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली कम ही टूटा होता है, 10 से 20% टूटा होगा मान लीजिए, तो ये वैल्यू आ रही है। जैसे इथेनॉइक एसिड CH3COOH, वो कम ही टूटा हुआ होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप पानी डालते हैं तो होता क्या है, समझना, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बार बार मैं फिगर नहीं बना रहा। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, 10 से 20% टूट पाता है और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो 90%, इमेजिन 90% टूटने के लिए पड़ा है, तो जैसे ही आप पानी डालते हैं तो हलचल मच जाती है। 90% एसिड यानी इलेक्ट्रोलाइट टूटने के लिए पड़ा है, तो पानी मोटिवेट करता है 90% इलेक्ट्रोलाइट को टूटने के लिए। तो यानी जैसे ही आप पानी डालेंगे तो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट टूटने के लिए पड़ा है। अब यहां फिर से सवाल ये खड़ा ना हो जाए माइंड में कि पानी डालने से इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूट रहा है, अभी तो समझा है। अब मैं और पानी डालता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट और टूटता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट और टूटता है तो 90% टूटने के लिए पड़ा है, तो अचानक से आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये वैल्यू 10% की है और 90% में तो बहुत चेंज आएगा ना, यानी वैल्यू बहुत बढ़ जाने वाली है। तो वैल्यू ग्राफ में स्टीपली की जगह ऐसे बढ़ती है आगे, बल्कि ऐसे। यानी ये कुछ ऐसा हो रहा है कि आप पानी कम डाल रहे हैं और मोलर कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जरा सा पानी बहुत सारे आयंस को तोड़ने के लिए, बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब आप और पानी डालते हैं, लाइन और आगे बढ़ती है, और पानी डालते हैं, लाइन और आगे बढ़ती है, लाइन बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस लाइन में एक समस्या है, इसकी दिशा देखिए जरा, डायरेक्शन। आप इस लाइन की डायरेक्शन देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते ये कहां जाकर रुकेगी। और हो सकता है कि इस समय जब आप यहां पहुंच गए हैं, तो भी ये हो सकता है कि अभी 20-25% और डिसोसिएट होने के लिए बचा है। जिस 80% डिसोसिएट हुआ है और डिसोसिएट होने के लिए पड़ा है, तो इसका मतलब लाइन जल्दी से मिलने वाली नहीं है। रियलिटी में आपको जरूर लग रहा होगा कि ये आगे ही टकरा जाएगी, मगर ये लाइन ऐसे बढ़ती रहेगी आगे। कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो पा रही है। अभी तुम कह रहे हो मिल क्यों नहीं रही, अबे मिलेगी तो क्या जब कंसंट्रेशन जीरो होगी, जीरो थोड़ी होगी वो। तो आप इस लाइन का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि ये लाइन कहां जाकर मिलेगी। तो आप ग्राफ को जबरदस्ती आगे बढ़ाकर अपना काम बचाकर यहां नहीं बता पाएंगे कि इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है ग्राफ से। बताओ अब समझ में आ रहा है कि नहीं? दिल धड़क रहा है मेरा तेज तेज बोल बोल के।
हम्म हम्म ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है वो पहले ही लिख लिया करो, जैसे ही मैं पीछे जाऊं एकदम से बता दिया करो कि ये चीज समझा दो, वो चीज लिख दिया करो कि ये चीज, थोड़ी सी एफर्ट लगाओगे तो आएगा समझ। अरे कम से कम रजाई में तो बैठे हो ठंड में। तो हमें क्या करना है, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? देखो यहाँ कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, अब ज्यादा मैं लिखता भी नहीं हूँ। पहले मैं जब पढ़ाता था स्टार्टिंग में बहुत कुछ लिखता था, लेकिन वो समझाने में मुश्किल होता था। अब मैं समझाता आसान हूँ, लिखता कम। देखिए, यानी आपको देख के इसका मोटिव समझ में थोड़ा कम आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन आप समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनो, अब हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा तरीका खोजेंगे जिससे हमें ये पता लगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालें। मैं हेडिंग डाल दूंगा, बहुत सिंपली बताऊंगा मैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद 2 क्लास और लग सकती हैं थ्योरी में, और न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं फिर मुझे। कहोगे तो कल ले लेंगे क्लास। अब मैं तुम्हें टाइम लिख के देता हूँ ग्रुप में, तुम्हें पसंद आए तो बता देना। सुनो, हाँ सुनना मेरी बात। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डेल्टा नॉट एम कैसे निकाले। देखो, अब तुम्हारी एक बुक की हेडिंग और मेरी मैच नहीं करेंगी, चैप्टर ही मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा उसमें क्या चल रहा है। डेल्टा नॉट एम कैसे निकाले, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, एक साइंटिस्ट था कॉलरास्ट, बहुत आसान चीज है ये। इसका एक लॉ था, लॉ वो छोड़ो, मैं बताता हूं क्या हुआ। देखो, जैसे CH3COOH से टॉपिक बनाएंगे, अगर ये पूरी तरह टूटता है तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। कंप्लीट डिसोसिएट है, मान लीजिए कंप्लीट टूट गया है, इमेजिन। तो जब ये पूरी तरह टूटेगा, 1 मोल, तो जब ये 1 मोल पूरी तरह टूटेगा तब ये डेल्टा नॉट एम देगा, यानी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। मान लो कि डेल्टा नॉट एम की वैल्यू 100 है, कोई यूनिट नहीं, कुछ नहीं है, सिंपली 100 एक नंबर है, ये 100 है। तो ये 100 क्या बता रहा है? ये 100 बता रहा है, ये 100 एक रैंक है कि दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले ये कहां खड़ा होता है, यानी इसमें करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। इसको एक नंबर दिया, 100 नंबर है तुम्हारा। अब ये चिढ़ रहा है, जैसे किसी का 110 आ रहा है, केसीएल का आ रहा है 200, तो ये चिढ़ रहा है कि भाई केसीएल में ज्यादा आसान है करंट फ्लो होना, मेरे को तो 100 ही मिला है नंबर, मेरे में कम आसान है। ऐसे काम करता है नंबर। तो ये जो 100 है, यानी ये ईज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, या ये कह लीजिए कि ये कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है। तो ये जो 100 वैल्यू है, ये इन दोनों आयंस ने मिलकर बनाई है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, और ये इन आयंस पर डिपेंड करती है वैल्यू 100। तो ये सम है, 100 जो है वो जोड़ है आयनिक कंडक्टिविटी का, आयंस की कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये है आयनिक कंडक्टिविटी, यानी आयन, अकेला आयन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है,
इसका साइन है ये वाला लैम्डा, लैम्डा CH3COO माइनस, लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट H प्लस, इन दोनों का सम है ये तो आपके भी समझ आ गया होगा कि ये जो मोलर कंडक्टेंस है, यानी इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई वो डिपेंड करता है इसने कितनी कराई, इसने कितनी कराई। अब सुनो, जितनी वैल्यू H प्लस एसीटेट आयन के साथ दे रहा है, मान लो कि ये 35 दे रहा है वैल्यू 35, तो 35 ये वैल्यू दे रहा है कि इतना योगदान है इसका डेल्टा नॉट एम में, इस आयन का। अब ये जो योगदान है, यानी ये जो आयनिक कंडक्टिविटी है H प्लस की, इस समय H प्लस अकेला है और एसीटेट आयन साथ में है, मगर बहुत दूर है क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, आयंस का आपस में कोई संपर्क नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि H प्लस की इस 35 वैल्यू देने में एसीटेट आयन ने कोई साथ दिया है, या एसीटेट आयन की प्रेजेंस से H प्लस को कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन इतनी दूर होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता है कि वो किसके साथ है। यानी H प्लस एसीटेट आयन तो क्या किसी के भी साथ 35 वैल्यू ही देगा, और एसीटेट आयन चाहे H प्लस हो चाहे कोई भी हो, अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुका है तो आयन इतनी दूर है कि एसीटेट आयन समझ लीजिए अकेला ही है, और कौन साथ में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एसीटेट आयन भी एक फिक्स वैल्यू देगा आयनिक कंडक्टिविटी की। तो अगर मैं इनकी अलग अलग आयनिक कंडक्टिविटी फाइंड कर लूं कि CH3COO माइनस 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल टूटा है ना, तो 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। तो अगर मैं इसकी 1 मोल आयन, 1 मोल एसीटेट आयन की कंडक्टिविटी और 1 मोल H प्लस आयन की कंडक्टिविटी निकाल निकाल के लिख लूं, यानी दुनिया में जितने भी आयन्स हैं उनकी कंडक्टिविटी निकाल निकाल के लिख लूं, जैसे लैम्डा नॉट N प्लस Na प्लस लिख लूं और लैम्डा नॉट Cl माइनस निकाल के लिख लूं, तो लैम्डा नॉट Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस डाल दूं तो आपका डेल्टा नॉट NaCl निकल जाएगा, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ऐसे ही मैं इनके ये इन आयंस की कंडक्टिविटी निकाल लूं तो जोड़ जोड़ के इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। मगर सवाल तो यही है कि जब तुम ये निकाल सकते हो तो वही क्यों नहीं निकाल लो डायरेक्ट। अब बच्चा क्या पेपर में इन्हें निकालने बैठेगा, या जब दुनिया में कितने आयन है, साइंटिस्ट अगर हर आयन की कंडक्टिविटी ही निकालनी थी अलग अलग, तो इसके लिए भी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके ही निकालनी है तो फिर डायरेक्ट वही क्यों ना निकाल लो। तो ऐसा नहीं है, आप बस इतना सीखिए कि इन्हें जोड़ के निकालिए वैल्यू। ये मैं आपको बताता हूं कि आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये भी आसानी से पता चल जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर अलग अलग जोड़ दिया जाए, आप ये नहीं कहेंगे कि आपने Cl माइनस की कंडक्टिविटी Na के साथ जोड़ दी, ये वाली वैल्यू तो Cl माइनस ने Mg के साथ दी थी, क्योंकि Cl माइनस वैल्यू सेम ही देगा चाहे Mg चाहे Na। और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो आयन इतनी दूर हो जाते हैं कि उनका आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता Cl माइनस किसके साथ था, उसका Mg से कोई संपर्क नहीं था, और ऐसे ही Na से कोई संपर्क नहीं है, तो दोनों हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं। सारी बात समझ में बताओ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये आयनिक कंडक्टिविटी कैसे पता चली, ये कैसे पता चला कि आयनिक कंडक्टिविटी इतनी है। तो हम वैसे इसे याद भी करते हैं, लेकिन कुछ और याद करेंगे किसी दिन, याद कराने वाला प्रोसेस चलाएंगे। अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर जल्द से जल्द खत्म हो जाए न्यूमेरिकल करा के। भाई इसके असाइनमेंट दूंगा मैं आपको पक्का 100%, और सॉल्व भी करा लूंगा आपसे जबरदस्ती। अब ये निकलता कैसे है सुनना, सवाल ये है, हमारा बिल्कुल एंड चल रहा है और सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा।
आगे की तो मेरी गारंटी है कि समझ में आएगा, इसकी नहीं है मैं लेता गारंटी, ये तो मैं समझाता हूँ समझ में आता है, कईयों की बुद्धि भी आता है। सवाल ये है कि ये वैल्यू कैसे पता चलेंगे, ये सवाल है, तो मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। यार कैसा बोर्ड है, चलो देखते हैं, रुमाल यूज कर ले रहा हूँ। इन्होंने एक क्वेश्चन में, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन डेल्टा नॉट एम NaCl दिया है, और HCl भी दिया है, और CH3COONA भी दिया है। ये वैल्यू है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट याद नहीं है, तो अब मैं इसमें क्या करूं, तुम्हें ट्रॉफी दूं? याद नहीं है तो फिर याद करो। मेरे को जब कुछ याद नहीं था तो मेरे सर जी ने मुझे क्या कोई ट्रॉफी दी। ये वैल्यू दी है मोलर कंडक्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लगा अकल के दुश्मन। ये डेल्टा एम दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया गया है? नहीं। तो कैसे पता चल रही है ये वैल्यू? ग्राफ से। तो ग्राफ से कैसे पता चल रही है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मेंटल। वीक की नहीं पता चलती है, ये पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग की पता चल गई है ग्राफ, इनकी मदद से वीक की निकालूंगा मैं। अब मैं इसकी मदद से ये निकालूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इस बेचारे को इनकी मदद की चाहिए, क्योंकि ये बेचारा ग्राफ से नहीं निकलेगा, इसलिए। तो अगर मैं, ध्यान देना मेरे दिमाग पर, दिमाग कुछ नहीं है, मेरे को भी थोड़ा याद सा नहीं आ रहा। अगर मैं डेल्टा नॉट CH3COONA मैं प्लस कर दूं डेल्टा नॉट HCl और माइनस कर दूं डेल्टा नॉट Na, पता नहीं क्या है डेल्टा, ये डेल्टा नॉट NaCl, तो वो निकल जाएगी ये वैल्यू। कैसे अब सुनना, ये वैल्यू है कितनी, डाल तो लो पहले। 126, नहीं ये वाली 91, यूनिट छोड़ो, यूनिट एंड में लिख देना। 425.9 माइनस 126.4। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे इन तीन वैल्यू के साथ, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल के बाहर आ जाएगी। कैसे? ऐसे कि ये जो है ना, ये सम है, अभी आपने पढ़ा इन दोनों का। और अगर तुमको ये ध्यान नहीं है कि यह हमने पढ़ा, तो मुझे जो कहना है वो मैंने मन में कह दिया है, रिकॉर्डिंग में नहीं कहूंगा। ये दोनों अलग हो गए, इन दोनों का सम है ये, और इन दोनों का सम है ये। अब इन दोनों का सम होगा, तो मैं माइनस लगाया तो मैं माइनस आएगा ना यहाँ पे। तो एक्चुअली में जब मैं इन दोनों को, इन तीनों को इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो इसे खोल के देखिए अंदर क्या चल रहा है। ये और ये कैंसिल आउट हो गए,
ये और ये कैंसिल आउट हो गए और ये ऐड हो गए, और इसका ऐड होने का मतलब है ये निकल गया। तो एक्चुअली में दिख ये रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दिख तो ये रहा है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मगर एक्चुअली में जब आप इस तरीके से सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी को HCl की मोलर कंडक्टिविटी से ऐड करके NaCl की मोलर कंडक्टिविटी से माइनस करते हैं, तो एक्चुअली में आप ये कर रहे हैं। आया समझ? तो आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इथेनॉइक एसिड की। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक चीज सीखिए। कैसी है? तो फिर से मैं अपना ये रुमाल इस्तेमाल करूंगा। इससे मैंने कल बाइक भी पोंछ ली थी। सब करता है ये। देखो अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सीखना है जी ढंग से। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसका मतलब होता है, सीधा लिख दूंगा मैं तो, इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ। पूरा सेंटेंस है इक्विलिब्रियम अटेन होने तक, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो अटेन होता ही है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट पूरा ही टूट जाएगा। फिर तो अगर वो पूरा नहीं टूटा है तो इक्विलिब्रियम अटेन है, इक्विलिब्रियम अटेन होने तक। जैसे इलेक्ट्रोलाइट 1/4 टूटा है, यानी जितना लिया था उसका 1/4 टूट गया, यानी 100 लिया था तो 25 टूट गया। जो टूटा है वो बताना है। हाफ टूटा, 100 लिया था 50 टूट गया। 1/3 टूटा, 100 लिया था 33% टूट गया, 33 टूट गया, 33.33। 3/2 टूटा है, ये नहीं पता मुझे, ये 75 होगा। 3/4, ये 3/4, 75% टूटा है ना? तो कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, देखो अल्फा होता है, देखो ये डेल्टा नॉट है, मैं समझ लो CH3COOH का, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं देता है एसिटिक एसिड। जैसे कि 100 आ रही है, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फिक्स है 100। अब एक दिन मैंने डेल्टा CH3COOH निकाला। अब ये लिमिटिंग नहीं है, इसमें ये कुछ भी आ सकता है, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि इसमें ये नहीं, नॉट नहीं लगा है। नॉट का मतलब पानी इनफाइनाइट नहीं है। ये मेरे को नहीं मालूम ये कितना टूटा है, ये क्या आएगा, लेकिन वैल्यू आ रही है 50। तो तुम्हें नहीं लगता पूरा टूटने पे 100 दे रहा है, तो 50 दे रहा है, इसका मतलब आधा टूटा है, तो 50/100 भी तो आधा ही आएगा। तो अल्फा नहीं निकल गया, कितना फ्रैक्शन टूटा है बताओ? नहीं आया समझ फॉर्मूला?
भाई जब 100 वैल्यू तब है जब वो पूरा टूटा है, और वैल्यू मान लो 50 आ रही है, तो इसका मतलब 50 क्यों दे रहा है वो, क्योंकि आधा टूटा है वो। तो 50/100 क्या होता है, हाफ। तो हाफ निकल गया, हाफ का मतलब हाफ डिसोसिएट हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर हाफ आ रहा है। पूरा टूटने पे 100 आता है और अभी वैल्यू 50 है, दोनों का अंतर हाफ है। तो हाफ का मतलब ये है कि हाफ ही डिसोसिएट हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये 100 है जब वो पूरा टूट जाता है, CH3COOH। और एक दिन मेरी भी वैल्यू 100 ही आ रही थी, तो अल्फा आ गया 1 का मतलब मेरा भी 100% टूटा हुआ है। 100 तब आता है जब टूट जाए 100%। मेरी भी वैल्यू 100 आ रही है, तो अल्फा 1 आ रहा है। अल्फा 1 का मतलब पूरी तरह टूटा हुआ है। तो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई एंड चल रहा है इस अभी फिलहाल इन टॉपिक्स का, ये मतलब इस टाइप के टॉपिक का एंड हो गया ये। तो मुझे बता दो जरा ये अल्फा के बारे में, पता चल रहा है ना अल्फा में क्या निकालते हैं। फिर मैं पूछूंगा नहीं, बस लास्ट चल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लो। एक फाइनल बात बता रहा हूं, उसे भी मन से समझ लेना है। कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बन के दिल खिले, गायक कोयल जैसा। बेटा चिढ़ गए हो तुम मेरी आवाज से। भाई वीक एसिड बड़ा ही स्टूपिड टाइप का होता है, कभी पूरा टूटता नहीं है, हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। दरअसल वीक एसिड में टूटने की जो टेंडेंसी होती है, वीक एसिड में जो टूटने की टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। ये जो है, ये वाली जो रिएक्शन होती है वो बेचारी बड़ी कमजोर सी होती है, वीक सी होती है, और इसके मिलने वाली रिएक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग सी होती है। तो होता ये है कि ये टूटना स्टार्ट करता है, रिवर्स में रिएक्शन इतनी तेजी से होने लगती है कि इक्विलिब्रियम जल्दी ही अटेन हो जाता है। तो आपने आपने वो पढ़ा होगा केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यकीन मानो एक बच्चे को बहुत ही अपने लेवल से नीचे होना चाहिए, बहुत ज्यादा लापरवाह टाइप का होना चाहिए, समझ लो, अगर उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आता है तो वो किस स्तर से पे चला गया है मैं कह नहीं सकता। बाकी केसी निकालते समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं। ये 2-4 चीजें ऐसी थी जो मुझे भी आती थी, जैसे ओम्स लॉ और रदरफोर्ड का मॉडल, और बताता हूँ तुम्हें, रुको, नेमिंग, ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को भी मैथ पसंद थी क्योंकि मेरे पे आती ही नहीं थी केमिस्ट्री, तो मेरे मैथ से ही मैं अपना जी बहलाता था। मैं सोचता था बच्चे मेरे को मैथ में ही कुछ समझ लें। केसी ऐसे लिखा जाता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो तीनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितनी तेजी से टूट रहा है उतनी तेजी से बन रहा है, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो केसी भी कांस्टेंट आता है। अगर शुरुआत में आपने ये सी लिया था, सी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल, मोल ले लो, 100 मोल लिए, और इक्विलिब्रियम अटेन होने तक 1/4 टूटा, तो 100 में से कितना टूटा, अभी मुंह से बोलना है, एक ही बारी में समझना है। 100 लिए थे, 100 लिए थे, शुरुआत में ये 0 थे, इक्विलिब्रियम अटेन होने तक कितना टूटा, 1/4 टूटा, 1/4, तो 25 टूटा, तो 100 में से बस 25 ही टूटा है।
75 बच गया। 25 टूटा है तो ये भी 25 ही बनेगा फिर, क्योंकि एक टूटेगा तो ये एक, तो 25 टूटा है तो ये 25 भाई इसको 25 नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखो 100 मल्टीप्लाई 1/4, यानी जो लिया था उसका 1/4 टूट गया। ये भी ऐसे लिखो फिर 100 इंटू 1/4, 100 इंटू 1/4। अब इसको ऐसे लिखो C कंसंट्रेशन माइनस C अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C अल्फा थोड़ा याद आ गया होगा, यहां लिखो C अल्फा, यहां लिखो C अल्फा, कंसंट्रेशन है ना ये इक्विलिब्रियम पर, यहां लिखो C माइनस C अल्फा। एक C कॉमन ले लो तो एक ही C कटेगा, ये प्लस में नहीं है जो कॉमन ले लिया आपने, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, यहां से एक C कॉमन लोगे ऊपर से एक C कट जाएगा, तो C एक बचा है ना, C अल्फा, एक अल्फा बचा है, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह आप अगर ये डाल दें डेल्टा M बाय डेल्टा नॉट M, तो हमारी इक्वेशन और किताब की इक्वेशन मैच कर जाएगी और कुछ नहीं होगा, वरना मेरे को तो इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही करा देता ये न्यूमेरिकल, बस इसलिए मैंने आपको समझा दिया, हो गया। बस ये फाइनल है, किसी को कुछ पूछना है तो मैं 15 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। आप सभी को अपनी फीस सबमिट करनी है दिसंबर की, मैं जनवरी की तो बोल ही नहीं रहा हूं, इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और दिसंबर की तो दो, या तुम क्या मैसेज डाल दो, मैं दे नहीं रहा, अगर मैं मांगू तो मेरा नाम बदल देना, और दे नहीं दो टाइम पे दे दो, कुछ काम आए फिर। चलो ठीक है।